ये दुनिया एक हरे पहाड़ों की और नीली नदियों की पेंटिंग नहीं है, इसमें खूनी दरिंदे भी हैं, उनका क्या करोगे? तो इतने लोग जेल क्यों गए? काला पानी। इतने लोग तोपों से क्यों उड़ाए? इतने लोगों को फांसी क्यों हुई? वो उन लोग का ये मानना था कि मुट्ठी भरे अंग्रेज तो हैं, इनको मार मार के भगा देंगे। भगत सिंह जी को टेररिस्ट बोला, मदन लाल धिंगड़ा को ਕਾਵੜ ਬੋਲਾ। ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਤਲਾਹ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹਾਂ तो हमारे घर में नानक गुरु नानक दी एक तस्वीर होती थी, गुरु गोविंद सिंह जी की होती थी, और नहीं होती थी कुछ। मेरी नानी भी वो राधा स्वामी से बिलोंग करती थी। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ और काले पानी की सज़ा वर्गी जिंदगी भी कटी। तो मैनू भी नहीं पता था सावरकर जी के बारे में, ज़्यादा किताबां पढ़ी तो मैनू पता चला ये बंदा तो बहुत कुछ करके गया, सानू पता क्यों नहीं है। तो गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ मैंने पिक्चर बनाई है। और ਤੁਹਾਨੂੰ सैल्यूट है क्योंकि इन्हां दा जो करैक्टर है वो जींदा जागदा करैक्टर नहीं कि देख लांगे किद्दां उठदे सी। सो जट्टां वाली करके दिखाई है तुसीं। ਤਾਂ फिर मैं कहा चलो जट्टां वाली आओ। जट्टां वाली कर दी। मैं कहा उखड़ी में सर्दी आए तो मुसलों से क्या डरना, वहाँ देखी जाएगी। मैंने पिक्चर में भी एक लाइन डाली थी कि गांधी जी उनसे मीटिंग करते हैं जब 1927 में उनकी मीटिंग होती है, उसके बाद वो बोलते हैं उनकी वाइफ को कि आप तो धन्य हैं कि आप विनायक सावरकर के साथ रहती है, मैं तो 1 घंटा भी नहीं बिता पाया। राइट, बट मैं वही पूछना चाहती सी तुसीं उन्हां दा करैक्टर जी है, तुसीं कुछ डायलॉग्स बोले ने जो बहुत ज़्यादा दिल नूं ना मतलब असीं कंब जाने हैं कि यार हाय। 50 साल की 27 साल के थे जब वो गए। बिल्कुल काला पानी जी, सिखों को बड़ा मानते थे वो जी। सेल्फ डिफेंस में तो तलवार उठाओ जी, ऐसा क्या एक तार पे थप्पड़ मारा दूसरे पे भी खा लो, तो वो इसके अगेंस्ट थे। वो एक्चुअली हमेशा अपने पॉकेट में कृपान रखते थे पूरी लाइफ। तो उनको लगता था कि सरदार एक कौम है जो कि एक ढाल बन के इस हिंदुस्तान को बचाती आई है। कैसे ये पहले हिंदू मुसलमान को पूरी एकता में बिलीव करते थे, फिर खिलाफत के बाद ये क्यों, पर इनको जब वो अरेस्ट किया ना तो ऐसे लगा कि हिंदुओं ने गांधी को मारा। नींद आंदी सी रात नूं, 2 साल सुकून आया? नहीं जी, मैं तो नींद की गोली खा के सौंदा 2 साल हो गए। खालसा एड ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਆਲਵੇਸ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣੀਦਾ ਰਣਦੀਪ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੈ। ਯਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਝੋ और वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੇ, ऑनेस्ट रहो और मन मुटाव भी हो तो बोल दो, खत्म हो जाना। सो हमेशा पंजाबी म्यूजिक दे विच क्योंकि तुसी एक रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी मैं भी सिद्धू, मैं बहुत कोशिश की थी मैं इस मूवी सिद्धू मूसेवाला दा कोई गाना रखा, वो मैंने अच्छा लगता, बहुत चंगा कलाकार सी। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ सिनेमा लैके आने हो अगे। मैं जब गोल्डन टेम्पल गया सी और मैंने म्यूजियम देखा जब मैं सारागढ़ी फिल्म कर रहा सी, तो मैं तो हिल गया। मैं कहा इतनी कुर्बानियाँ दित्तियाँ सिखा ने अपने वतन दे वास्ते। तो फिर मैंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मैंने कसम खाई थी जब तक ये पिक्चर अपने अंजाम तक नहीं पहुँच सकती तुसी तुहाडे सिखा ने इन्ना किया, मैं केस नहीं कटाना। कैट में भी जब ऑप्शन आया तो हमेशा क्या होता है ना कि सिखों को बड़ा चक दांगे फटे। मैं कही यार जो मैंने स्टडी की थी है वो सिख वो नहीं होंगे, सिख होते मत उच्ची के नम मन नीवा। भगत सिंह जी फांसी चढ़ गए, उन्होंने तो माफ़ी नहीं मांगी। देखो उनको पता था कि मेरे को फांसी हो गई, वो एक एग्जाम्पल बना के गए। आप 50 साल की आपको उम्र कैद होगी, वो भी देश से दूर काला पानी में, तो आप क्या करोगे? ਸਟਿਲ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੜਵਾਹਟ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एंड यू डिड इट। अगर मैं ये पिक्चर जवाहरलाल नेहरू जी पे कर रहा होता, वो भी इतनी शिद्दत से करता, तो फिर मेरे को दूसरी पार्टी बोल दी। तो मैं कहा यार तो डेमोक्रेसी है, जिन्होंने जो बोलना है बोलो। और आपको पता चलेगा कि हमारा देश सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं पाया, और हज़ारों लाखों लोग थे जिनने अपनी जान गंवाई, सिर्फ उन्होंने नहीं उनके परिवारों के साथ क्या क्या हुआ। असली वो है ना वो काला पानी आप जाओगे ना तो पता चलेगा क्या कोलोनिज्म की मार क्या थी।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਯਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਵਾਈ। ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅਭੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਔਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ਬੀ। ਯੈਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੀ ਪ੍ਰੈਕ ਫੈਨ। ਅਰੇ ਕੀ ਬਾਤ। ਜਾਨੀ ਬੀ ਪ੍ਰੈਕ ਇਹ ਸਭ ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਆਰਟਿਸਟ। ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿੰਦੁਤਵ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਨੇਮਾਸ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਤੱਕ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਟ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ। ਵੈਲਕਮ ਹੋਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਯਾ ਕਮ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੱਟੀ, ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਸ, ਔਰ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਫਾਈਨਲੀ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ था ਸਾਵਰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ मैंने पिक्चर बनाई है। तो फिर मैं कहा ये इतिहास को, साढ़े इतिहास को थोड़ा सा ना मोड़ तोड़ के या थोड़ा इनकम्प्लीट सा दिखाया हुआ है जी। मैंने, हमारे को सब बोलते हैं कि अहिंसा से हमको आज़ादी मिली, तो सशस्त्र क्रांति वालों का तो कोई नाम ही नहीं है। एक पैराग्राफ में आता है कि ये भी थे, इन्होंने कोशिश की, कुछ हुआ नहीं। तो अगर कुछ हुआ नहीं तो इतने लोग जेल क्यों गए, काला पानी, इतने लोग तोपों से क्यों उड़ाए, इतने लोगों को फांसी क्यों हुई, तो कुछ तो बात है उसमें। तो मैंने फिर जब इसमें डीपर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पूरा मूवमेंट था, सीक्रेट सोसाइटीज़ का मूवमेंट था, बंगाल में, पंजाब में, बॉम्बे प्रोविंस में, मद्रास रेजिडेंसी में, अपना यूरोप में, अमेरिका में बहुत बड़ा था। लाला हरदयाल ने बनाया था गदर पार्टी का सिस्टम, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपस में कनेक्टेड थे। और वो उन लोग का ये मानना था कि मुट्ठी भरे अंग्रेज तो हैं, इनको मार मार के भगा देंगे। और दूसरी तरफ हमारी दूसरी आइडियोलॉजी थी जो कि बाद में हमारे देश में आई कि अहिंसा की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैं गांधी जी को, जब मैंने सावरकर जी के बारे में पढ़ा तो गांधी जी को भी पढ़ा, तो गांधी जी के लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी। उनकी करनी और कथनी में कभी फ़र्क नहीं था। वो बहुत अंडर प्रेशर उन्होंने बहुत डिसीजन भी लिए, और उन्होंने एक लाठी और एक धोती लेके पूरे भारत को दिखा दिया कि कोई भी, गरीब ही लोग थे सब, कोई भी धोती वाला मेरे साथ चलेगा तो वो स्वतंत्रता संग्राम का, स्वतंत्रता की फाइट का हिस्सेदार हो जाएगा। पर वो सब ठीक है, कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, गांधी जी महात्मा जी साढ़े बापू हैं। पर एक होर भी तो स्टोरी सी जो कि सानू बताई नहीं गई कि होंदा ना जी, विक्टर लिखदा इस इतिहास जी। तो जब 1947 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिलेक्ट हो गए थे सारे, इलेक्टेड तो नहीं थे, सिलेक्ट कर लिए थे, भाई तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम वो बनोगे, तुम वो बनोगे। उसके बाद से फिर उन्होंने हिस्टोरियंस को भी ऐसे ही अपॉइंट किया कि भाई तुम बनोगे, तुम बनोगे, तुम बनोगे। तो एक ही तरफा वो आया, और वो लाजमी है किसी भी हुकूमत में, जो भी ऊपर आता है वो अपना इतिहास ही लिखता है। बिल्कुल। तो ये सब नहीं समझ में आया, तो मैंने सोचा कि सावरकर जी की कहानी बता रहा हूँ, पर मेरी फिल्म जो है सशस्त्र क्रांति की कहानी है जी, जो कि 1857 में शुरू हुई थी। हमने स्कूल में पढ़ा
1857 सिपाही म्यूटनी। तो सावरकर जी ने 1907 में किताब लिखी थी कि 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उससे फिर सभी लोग जितने भी सशस्त्र क्रांति वाले आए थे वो इम्प्रेस हुए थे, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो बोस हो। इन सब को लगता था ये सब गरम दल या आप कहें तो ये सशस्त्र क्रांति वाले लोग थे, पर इनका ना किसी ने साथ नहीं दिया जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, जब भी कुछ किसी को मारते, भगत सिंह जी को टेररिस्ट बोला, मदन लाल धिंगड़ा को कावड़ बोला जी। तो जो भी शस्त्र उठाता था वो उनको कावड़ बोलते थे। राइट। तो उसके उसमें कि भाई आज हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में हम पूरी जो कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री निकल के आ रही है। हमको कुछ बताया गया था पर सोशल मीडिया, इंटरनेट, रिसर्च, लोगों को एक्सेस है, तो लोगों को दूसरी साइड भी पता चल रही है। जैसे अमेरिका में क्रिस्टोफर कोलंबस डे मनाया जाता है, राइट, पर आज उनको लग रहा है कोलंबस तो स्लेव ट्रेडर था, तो भी क्या करें। तो ऐसे ऐसे राज निकल के आ रहे हैं। और मूवीज एक बहुत तगड़ा प्रोपेगेंडा एक टूल होता है। प्रोपेगेंडा बोलो चाहे एंटी प्रोपेगेंडा बोलो, तो मूवी जैसे अमेरिका वाले हैं, उन्होंने ओपनहाइमर पे पिक्चर बनाई जिसने एटम बम बनाया था, उसको कितने ऑस्कर मिले। ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो विलन है, बहुत बड़ा विलन है, अगर आप पूरी दुनिया से पूछो तो बहुत बड़ा विलन है, पर उसकी कहानी एक निकल के तो आई, भाई कैसा आदमी था क्या नहीं था। उन लोग ने ये बता दिया अपनी मूवीज के थ्रू कि दे आर द गुड गाइज, वो हमेशा जीतते हैं, वो सबसे बड़ी आर्मी है। वो वियतनाम में क्या उनके हाल हुआ, अफगानिस्तान में उनको कितने ट्रिलियन डॉलर लगे, 20 साल लगे टू रिप्लेस तालिबान विद तालिबान, वो बातें नहीं करते। और एलियन भी जड़े होंगे हैं वो अमेरिका ही आते हैं, क्यों? तो उनका एक वो बना हुआ है। और हम अपने हीरोज को, चाहे आप किसी भी पक्ष के हो, लड़े तो स्वतंत्रता के लिए ही था, अपने हीरोज को हम उनको वो करते हैं, उनको प्ले डाउन करते हैं, उनको खराब बोलते हैं। तो वो मेरे ख्याल से चेंज होना चाहिए। और हमारी पिक्चरें, चाहे दोनों तरफ का इतिहास हो, चाहे कोई भी हो, भाई वो शख्स था तो उसकी कहानी सुननी चाहिए। बिल्कुल, तुसी सही किया। वीर सावरकर है ना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰਣਦੀਪ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੜਾ तो वो मैं माफीनामा नहीं सी, वो था बेल प्ली। अगर आप कभी कोर्ट से पल्ला पड़ा हो, कभी कुछ भी हो, भगवान करे ना पड़े, तो उसमें एक प्रोविजन होती है कि आप अगर एक कैदी हो या कन्विक्शन है या आप पे केस है, तो आप बेल पिटीशन लिख सकते हो। ये हर सिस्टम में होता है, ये कॉलोनियल टाइम्स में भी था उनके लॉ में। तो वो ये लिखते थे। उनका ये, जैसे आपने बोला, उनका ये मानना था कि ये 7/11 की सेल में 50 साल की, 27 साल के थे जब वो गए। बिल्कुल। काला पानी जी 1960 में रिलीज था उनका। अब आदमी वहां जाके कोई पिकनिक थोड़ी मनाएगा कि लेट गए भाई भूल गए, तो उन्होंने पूरी कोशिश की वहां से निकलने की, और अपने ही नहीं कई लोगों के उन्होंने ये बेल प्लीज लिखी और सारे छूट गए। सिर्फ ये 2 भाई बाबा राव सावरकर और विनायक सावरकर को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये डेंजरस लोग थे। खौफ सी है ना, वो क्या था, इन्फ्लुएंसर होते ना आज, उस टाइम की इन्फ्लुएंसर थे, बम बनाने की स्कीम। ये लोग इंग्लैंड से इंडिया बंदूकें भेजते थे, जितने भी असैसिनेशन हुए मोस्टली बंदूकें इनकी यूज हुई हैं। बॉम्ब मैनुअल्स भेजते थे, इन्होंने लेनिन से लिए थे। तो एक बड़ा सशस्त्र क्रांति का एक वो चल रहा था, और सिखों को बड़ा मानते थे। वो बोलते थे सिख, क्योंकि चुका रज हमा हिलते दरगुजस्त हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त, की मतलब सेल्फ डिफेंस में तो तलवार उठाओ जी। ऐसा क्या एक ताल पे थप्पड़ मारा दूसरे पे भी खा लो। तो वो इसके अगेंस्ट थे। वो एक्चुअली हमेशा अपने पॉकेट में कृपान रखते थे पूरी लाइफ। उन्होंने सिख हिस्ट्री लिखी इंग्लैंड में, गुरमुखी सीख के जी, और उनकी वो बुक कन्फिस्केट होगी। फिर उन्होंने काला पानी में बंदा बैरागी पे बहुत अच्छी पोएम लिखी, गुरु गोविंद सिंह जी पे पोएम लिखी रत्नागिरी जेल में। तो बड़े इम्प्रेस थे। उनको लगता था कि सरदार एक कौम है जो कि एक ढाल बन के इस हिंदुस्तान को बचाती आई है। राइट। तो उनकी बहुत बड़ी रेफरेंस थी, और वो हमेशा इसके लिए थे। और कोई भी, जैसे आप देख लो, ये मराठा अंपायर आई थी, अटक तक आ गए थे ये, राइट। फिर रंजीत सिंह जी थे, ये तो इन्होंने भी तो कोशिश की ना इनको लोग सबको रोकने की,
तो वो उसके अगेंस्ट थे। और वो शुरू में ये भी बोलते थे कि वो मुस्लिम के अगेंस्ट भी नहीं थे, वो बोलते थे कि एक हर सबका राइट्स इक्वल होना चाहिए जी। खिलाफत मूवमेंट जब हुई तो मुस्लिम्स को स्पेशल राइट्स देने शुरू कर दिए। उस स्पेशल राइट्स में जब इन्होंने अपना लिखा हिंदुत्व, और उस वक्त ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से हमला हो सकता था धर्म के नाम पे जी। तो वहां पे सारी फौज मोहम्मदन थी ज्यादातर, तो इनको लगा अगर धर्म के नाम पे हमला हुआ तो ये देश के लिए लड़ेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त देश में। तो उस वक्त उन्होंने हिंदुत्व लिखा कि जो भी सिंधु नदी से सिंधु सागर तक इस विशाल भारत भूमि को अपनी पितृभूमि, मतलब अपने पूर्वजों की जमीन, मातृभूमि, ये आपकी संस्कृति, खान पान, वेशभूषा और ये सब को आप अपना मानते हो तो आप हिंदू हो, हिंदू जियोग्राफिकली, राइट। तो उसके अंदर फिर लास्ट में उन्होंने क्लॉज डाला जिससे सबकी मिर्ची लगी, वो था कि आपकी पुण्य भूमि भी होगी। पुण्य भूमि और कर्म भूमि एक होता है। जो देश को धर्म से ऊपर रखे वो हिंदू है जियोग्राफिकली, चाहे आप किसी भी धर्म, जात या समाज के क्यों ना हो। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही यूनिफाइंग एक आइडेंटिटी थी उस टाइम पे जब देश हिंदू मुसलमानों में बट रहा था। तो गांधी जी ने उनको कहा था कि बोलता है कि देखो स्पेशल राइट्स इनको क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि जब माँ के जब कई बच्चे होते हैं ना तो माँ कमजोर बच्चे पे ज्यादा ध्यान देती है माइनॉरिटी के उसमें। तो उन्होंने कहा था, तो बोले सिखों, पारसी और एंग्लो इंडियनों को तो और भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। बिल्कुल, that's true। वो भी है। तो वो बहुत वो करते थे। सावरकर जी को क्या है ना मलाइन कर दिया। और बहुत लोग बोलते हैं कि भगत सिंह जी फांसी चढ़ गए, उन्होंने तो माफी नहीं मांगी। देखो उनको पता था कि मेरे को फांसी हो गई, वो एक एग्जाम्पल बना के गए। आप 50 साल की आपको उम्र कैद होगी, वो भी देश से दूर काला पानी में, तो आप क्या करोगे? उनको इतनी उनके 2 उम्र कैद दी थी, फांसी क्यों नहीं लगाई? फांसी भी लगा सकते थे, हीरो बन जाते। वो राइटर भी थी तो उन्हें बहुत इन्फ्लुएंस था उनका, तो इसलिए उनको नहीं किया। तो और भगत सिंह उनको बहुत मानते थे। उनकी जेल डायरी देखो भगत सिंह की, उसमें 3-4 कविताएं हैं सावरकर जी की। और HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि जिसमें भगत सिंह हिस्सा थे, उसके हेड थे चंद्रशेखर आजाद, उसमें आपको एंट्री नहीं मिलती थी अगर आपने किताब नहीं पढ़ी हो तो। तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंस था उस आदमी का। और पता नहीं क्या नैरेटिव चलाया उन्होंने। पहले तो जब बापू की हत्या में जो उनको अक्यूज किया, उससे उनको खत्म कोई भी इंसान खत्म हो जाता, वो बच गए। That's true। वो बचे इसलिए आज की तारीख में हिंदुत्व का ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडिया में देन द अदर आइडियोलॉजी। तो बहुत कुछ हुआ जी। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਕਲਾਕਾਰ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ सिनेमा लेके आने हो अगे। रणदीप, वो इमोशन किस तरह खुद दे नाल कनेक्ट करते हो महसूस? देखिए, मैं मन तो सिखी हाँ। मेरी हमारे गांव में मेरी दादी के वहाँ पे आर्य समाजी होते हैं मोस्टली, जाट ना, ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं बिलीव करते पर मानते हैं भगवान को। तो हमारे घर में गुरु नानक दी एक तस्वीर होती थी, जहाँ वहाँ पे होता था मंदिर के एरिया में, गुरु गोविंद सिंह जी की होती थी और शिव जी की होती थी, और नहीं होती थी कुछ जी। मेरी नानी भी वो राधा स्वामी से बिलोंग करती थी। हाँ, उनको एक नाम दे दिया था, एंड तक नहीं बताया उन्होंने हमको। मेरी दादी ने भी, हाँ, राइट, राधा वो कुछ नाम देते हो, किसी को बताते नहीं। हाँ, तो वो थी। तो मैं तो उस इन्फ्लुएंस से ही पला बड़ा था। तो उसके बाद जब मैं जब गोल्डन टेम्पल गया सी और मैंने म्यूजियम देखा, जब मैं सारागढ़ी फिल्म कर रहा सी, तो मैं तो हिल गया। मैं कहा इतनी कुर्बानियां दित्तियां सिखा ने अपने वतन दे वास्ते। तो फिर मैंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मैंने कसम खाई थी, जब तक ये पिक्चर अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकती, तुसी तुहाडे सिखा ने इन्ना किया, मैं केश नहीं कटाने। तो 3 साल मैं केश नहीं कटाए, पर वो पिक्चर फिर झोल च फस गई, बेईमानी होने लगी। तो फिर मैंने गया 4 बंगला गुरुद्वारे बॉम्बे च, उत्थे जाके मैंने माफ़ी मांगी और रोते रोते अपने केश कटाए कि बाबा
मैंने अपनी रोजी रोटी भी कमानी है, उसके ऊपर भी कोई धर्म नहीं होंदा जी। ਤਾਂ ਫਿਰ मैं उन्होंने कटाए, फिर ਉਹਦੇ बाद फिर मैं एक्सट्रैक्शन की हॉलीवुड ਵਿੱਚ, पर मैं तो भी पिक्चर मना कर दी थी, मैं कहा यार काश ये बन जाए, पर वो कुछ और ही होने लग गया था। राइट। सो मैं और कैट में भी मैंने, कैट में भी जब ऑप्शन आया तो हमेशा क्या होता है ना कि सिखों को बड़ा ऐसा चक दांगे फट्टे जी। मैं कही यार जो मैंने स्टडी की थी है वो सिख वो नहीं होंगे, सिख होते मत उच्ची ते नम मन नीवा, अरे क्या बात है, वो वाली सिख होंगे। तो मैंने कैट विच वो पोर्ट्रे करने की ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਤਲਾਹ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਹੁਣ टाइम आ गया। हाँ, बिकॉज वो सच्ची में बिलीव करते थे कि एक ये कम्युनिटी है जो कि शस्त्र उठा, वो सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि बुद्ध भी बहुत बड़े एक वो सेंट रहे हैं, उनसे बड़ा सेंट नहीं कोई जी। वो मतलब उनकी बहुत इज्जत करते थे, पर मैं उनसे अग्री नहीं करता क्योंकि ये दुनिया एक हरे पहाड़ों की और नीली नदियों की पेंटिंग नहीं है, इसमें खूनी दरिंदे भी हैं, उनका क्या करोगे? बिल्कुल। तो छोटे बचपन से ही ना इन्होंने मित्र मेला एक चलाया था, उसमें लठबाजी, तलवारबाजी, गुरु गोविंद सिंह जी की पूजा, शिवाजी की पूजा, उनकी लेख उनको बताते थे बच्चों को, और घर से शस्त्र लेके आओ। तो हमेशा उसमें बड़ा उनका वो था, और उनका ये मानना था कि चलो हिंसा अपने आप में अगर आप देखो आइसोलेशन में बिल्कुल गलत चीज है, मैं भी उसको एंडोर्स नहीं करता, ये भी उन्होंने एंडोर्स नहीं करते थे, पर सेल्फ डिफेंस और अन्याय के अगेंस्ट तलवार उठाना, बंदूक उठाना बिल्कुल धर्म है आपका, और यही गुरु गोबिंद ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਫਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸੇਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਿਲ ਇਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਰਣਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ समझाने तो बाद भी चट के लगे। ठान्या तो देखो मेरे साथ सारागढ़ी में भी ऐसे हुआ था कि मैंने 3 साल वो की थी, वो पिक्चर अपने अंजाम तक नहीं पहुंची, लोगों तक नहीं पहुंची, पूरी ही नहीं हुई जी। तो इस पिक्चर का भी करते मैं 30 किलो वेट घटाता, फिर उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था, तो घूम फिर के मैं कहा यार अब मैंने कर लिया, मैं दूजी सारागढ़ी नहीं होने देनी। वाह। तो फिर मैं कहा चलो जट्टा वाली कर दी। मैं कहा उखड़ी में सर्दी आए तो मूसलों से क्या डरना, वहाँ देखी जाएगी, तो मैंने कर दिया। अभी पब्लिक के बाद आप देखो। और मैं ना पिक्चर में भी ऐसे नहीं बोलता हूँ, कोई स्टैंड नहीं लेता हूँ कि मैं कि ये वीर है, वो उस टाइप की पिक्चर नहीं है, मैं सारे फैक्ट बताता हूँ। ऑब्वियसली मैंने पिक्चर बनाई है, डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई, और बड़ी लार्जर देन लाइफ, ये वो बड़ी अच्छी पिक्चर मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। अरे सबको अच्छी लगी है। तो, हमने देखा ना यूट्यूब पे कितना पसंद कर रहे हैं लोग फिल्म को। बहुत अच्छा, मैं तो देखता नहीं रिव्यू, मेरा बन गया पिक्चर, अभी कुछ बदल नहीं सकता, अभी ऊपर वाले के हाथ में। तो उसको मैंने ऐसे उसको ड्रामेटाइज किया है, कैमरा वैमरा म्यूजिक कि यंग लोगों को अच्छी लगे। और उसमें आपको क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, वीर थे या नहीं? घर जाओ देखो, घर जाके देखो, सोचो वीर थे क्या? वीर थे, नहीं थे तो नहीं थे, तुम्हारी मर्जी, सबका अपना अपना हक है जी, क्या सोचना है। रणदीप ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ एक्चुअली गल करते हैं फीमेल प्रॉब्लम्स की, फॉर एग्जांपल हेल्थ इश्यूज हैं, हार्मोनल्स अनबैलेंस्ड हैं, कुछ भी मूड स्विंग्स हैं। आई एम श्योर कि इंसान ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਐਂਡ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਟ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕਦਮ weight ਘਟਾਉਣਾ, चिड़चिड़ापन और इतना हैवी कॉन्सेप्ट, हाउ यू मैनेज? मैं तो लोग कहते हैं ना कि अरे आपने बहुत कुछ झेला, इतनी बढ़िया, मैं कहा यार मैंने तो कुछ नहीं झेला, लोगों ने मेरे को जो झेला ना मेरे घर पे इवन एज अ डायरेक्टर में भूखा रहता था जी, तो हैंगरी हो जाता था, मतलब एंग्री, गुस्से, चिड़चिड़ापन, तो मैं तो अझेल हो गया था। इनफैक्ट मैंने पिक्चर में भी एक लाइन डाली थी कि गांधी जी उनसे मीटिंग करते हैं, जब 1927 में उनकी मीटिंग होती है, उसके बाद वो बोलते हैं उनकी वाइफ को कि आप तो धन्य हैं
कि आप विनायक सावरकर के साथ रहती है, मैं तो 1 घंटा भी नहीं बिता पाया। ਰਾਈਟ ਬਟ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡਾਇਲੌਗਸ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਏ 27 ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। 27 ਸਾਲ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮਾਫੀ ਵੀਰ ਸੀ, ਹਾਂ, तो उन्होंने छड्या क्यों नहीं? 27 साल कैद में क्यों रखा? वही उस बस एक ही क्वेश्चन था, मैं क्यों डिफेंड करूं उन्होंने बैठ के? एक यही क्वेश्चन ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਟਿਲ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੜਵਾਹਟ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਡਿਡ ਇਟ। हाँ, जब मेरे पास ये पिक्चर आई थी तो मुझे बहुत शुभचिंतकों ने बोला था कि मत करो, तुमको एक पॉलिटिकल पार्टी का बना देंगे, एक सोच का बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं कहा यार, अगर मैं ये पिक्चर जवाहरलाल नेहरू जी पे कर रहा होता, वो भी इतनी शिद्दत से करता, तो फिर मेरे को दूसरी पार्टी बोल दी जी। तो मैं कहा यार, तो डेमोक्रेसी है, जिन्होंने जो बोलना है बोलो। पर यार एज अ कलाकार मैंने सारा काम जो भी कैरेक्टर किए बड़ी ऑनेस्टी से किए, तो मेरे को तो ऑनेस्टी से करना ही था, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और मैंने क्या किया, इसमें सिर्फ इवेंट्स नहीं है, इसमें एक इमोशन है, और वो सावरकर जी का पूरा व्यक्तित्व, जो उनके एज अ पर्सन आपको सावरकर जी दिखते हैं, वो ही मेरी सबसे बड़ी विक्ट्री है। कि वो क्या होता है ना, इंसान जो होता है वो अपने सर्कमस्टेंसेस का प्रोडक्ट होता है जी। कि आपके कैसे आपकी परिस्थिति है, उसके हिसाब से आप बनते रहते हो। कोई कुछ भी बन जाता है, जो भी परिस्थिति होती है, ह्यूमन बीइंग कुछ भी कर सकते हैं जी। तो मैंने क्या किया, मैंने वो परिस्थितियां थोड़ी सी क्रिएट करने की कोशिश की है जिसके बीच में ये थे, और इनकी कैसे सोच बदलती गई, कैसे ये पहले हिंदू मुसलमान को पूरी एकता में बिलीव करते थे, फिर खिलाफत के बाद ये क्यों उनके स्पेशल राइट्स, क्यों इनको वो उनके अगेंस्ट बोलने लगे, क्योंकि उनको स्पेशल राइट्स दे रहे थे जी। और पर गांधी जी और ये भी दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी के थे, पर उनका मकसद एक ही था, अखंड स्वतंत्र अखंड भारत जी। जो कि दोनों को नहीं मिला, और दोनों को साइड में कर दिया था आजादी के टाइम। अक्सर ऐसा होता है जब क्रांति होती है ना, तो क्रांति जब सक्सेसफुल होती है पूरी दुनिया में, जब सक्सेसफुल होती है तो क्रांतिकारी पीछे रह जाते हैं, पॉलिटिशियन टेक ओवर कर लेते हैं, क्योंकि क्रांतिकारियों का पॉलिटिक्स का काम नहीं है। बिल्कुल राइट। तो वो इनके साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ, और इनको जब बहुत इनकी छवि मारने की बहुत कोशिश की गई और पॉलिटिकली की गई, और उसमें बहुत पहली बारी जब उनका डिक्टेट आया था, गांधी जी की जब असैसिनेशन हुई, कि अगर जुडिशियल प्रूफ नहीं है तो सावरकर जी को अरेस्ट नहीं कर सकते जी। क्योंकि इनके एक्स हिंदू महासभा के लोग थे, नथुराम गोडसे एंड आप्टे छोड़ गए थे हिंदू महासभा। और दूसरी मीटिंग हुई एक, उसके बाद आता है कि कोई जुडिशियल प्रूफ भी हो ना तो भी आप अरेस्ट करो, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी और हिस्ट्री ऐसा कहती है। ये क्या बात हुई? पर इनको जब वो अरेस्ट किया ना, तो ऐसे लगा कि हिंदुओं ने गांधी को मारा है। राइट। सो तुसे जिद्दां दस्सिया कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਨੀਂਦ ਆਂਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? 2 ਸਾਲ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ नींद की गोली खा के सौंदा 2 साल हो गए। एक तो भूख दे मारे नहीं आंदी, दूसरा टेंशन दे मारे नहीं आंदी, और मतलब कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, पिक्चर शेल्फ हो गई, मेरा घुटना टूट गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। 2 साल मैंने इस पे काम किया, नहीं तो ये 6 महीने का प्रोजेक्ट है। तो जब खिंच गया ना 1.5 साल 30 किलो कम वजन कम रखना, मेरे तो जॉइंट्स में भी दर्द होने लग गए। पर अभी मैं रिकवरी में हूँ, अभी मेरा 20 किलो वजन बढ़ गया है उस टाइम से। तो ये बहुत मतलब मैं तो अब नींद की गोली की डोज भी बढ़ाते गए, तो अभी तो और भी। पर अब मैं पिक्चर रिलीज होगी, मैं कहा चल सो ना सो, जागता रहूंगा, पर वो बंद करना है मेरे को भी। ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ weight ਇੱਕਦਮ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਟ, ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਵਾਈ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਵਾਈ। ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਘਰੋਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨਾਓ ਰਣਦੀਪ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। तो पर वो अंडरस्टैंड कर रही है कि भाई चलो इन्हें इतनी बड़ी लाठी लीती है,
तभी सपोर्ट करा। पर अभी हुण मैं पिक्चर पुक्चर का जरा प्रोग्राम खत्म होगा तो मैनू कित्थे लैके जाना है, मैं कहा यार तेनों किते घुमा के लाना है, क्योंकि पूरा टाइम ही नहीं मिला। पर वो भी सफर कर रहे, मेरे पेरेंट्स भी, मेरे दोस्त भी, सब ऐसी हालत है जो मैंने देखा है। पर बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने मैंने सपोर्ट किया, और मेरे आसपास यार दोस्त और मेरा क्रू कास्ट सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और हुण रिजल्ट आ गया है, देखो चकदे फटे। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਆਲਵੇਸ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣੀਦਾ ਰਣਦੀਪ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੈ। ਯਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਝੋ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੇ, ऑनेस्ट रहो, और मन मुटाव भी हो तो बोल दो, खत्म हो जाना है। यारी वही होती है जी, अपना मतलब एक अंदर दी फीलिंग होती है कि तू भी एक रूह है, मैं भी एक रूह हाँ जी, और साड़ी पटती है जी, पटती है तो झगड़े भी होने हैं, राइट। तो वही होता है जी, जितना इमोशनल कनेक्ट होता है उतना ही होता है। तो यारी तो यही होती है जी, सब अपने यार हैं, सब ह्यूमन बीइंग हैं, सब वो है। और जब रिकग्नाइज द होल ह्यूमन रेस एज वन, और जब वो उसकी बात आती है तो सेवा भाव जो है वो मेरे को सिखिज्म का सबसे प्यारा और सबसे दिल को छूने वाला वो लगता है, और खुद को अच्छा लगता है जब आप किसी की मदद करने के लिए आगे आते हैं, किसी की सपोर्ट करते हैं। तो वो सेवा भाव मेरे में है, अभी भी है। और मैं तो वहाँ भी बॉम्बे में भी मैं गुरुद्वारे में काफ़ी हेल्प करता रहता हूँ। तो जब भी मैं गुरुद्वारे के सामने से आता हूँ, इतनी बड़ी लाइन लगी होती है गरीबों की, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहा चलो मैं भी कुछ कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत ਵਧੀਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸਭ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਰਣਦੀਪ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਥ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਰੱਖਾਂ, पर वो बढ़ा नहीं। फिर एंड में मैंने एक मराठी रैपर है संबाटा, एंथम, एंथम, हाँ वो है, वो पुणे में रहता है, रेलवे ट्रैक के स्लम से, बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का है। तो फिर मैंने उसको लिया जी। नहीं तो मैं चाहता सी सिद्धू मूसेवाला जड़ा जो रैप है वो मैंने अच्छा लगता, बहुत चंगा कलाकार सी। ओके, एंड लास्ट हैशटैग हु किल्ड हिस्ट्री। यस, मैंने अपने आप दे विच पूरी फिल्म और कहानी है, बट तुहाडा इमोशन? हाँ देखिए, सावरकर जी को लेके जो उनके बारे में हेट्रेड आती है, और जो उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है जी। तो उसमें क्या है कि आप एक ही तरफी हिस्ट्री ना देखें और ज़्यादा उसमें वो करें, और आपको पता चलेगा कि हमारा देश सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं पाया, और हजारों लाखों लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके परिवारों के साथ क्या क्या हुआ, घर से निकले कभी वापस नहीं आए, कितने लोगों को इतने अत्याचार किए। जो कोलोनिज्म का जो असली वो है ना, वो काला पानी आप जाओगे ना तो पता चलेगा क्या कोलोनिज्म की मार क्या थी, कितने। और जब विभाजन हुआ 20 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मर गए, हमारी तो गिनती नहीं थी क्या क्या हुआ। तो जब वो हुआ तो, और किस बेसिस पे हुआ, या कुछ एजुकेटेड ब्रिटिश एजुकेटेड लॉयर्स ने देश अपने आपस में बांट लिया, और इसमें भी उनकी गलती नहीं है जी। ये देश क्या था, अमेरिका को एक बेस चाहिए था, आइलाइड फोर्सेस को जी। तो उन्होंने पाकिस्तान का विभाजन उस बेसिस पे किया था। वहां से रंगून चला गया, ये अफगानिस्तान आ गया था रशिया तक, रशिया आ गया था अफगानिस्तान तक। तो हमारे साथ बहुत बड़ा खेल हुआ है, और उसमें हमने वो खेल आपस की पावर स्ट्रगल में वो खेल हमने खेलने दिया उनको 100-200 साल तक। नहीं तो मुट्ठी भर अंग्रेज हमको क्या करके जाते, क्या कर सकते थे? तो वो सारा हमारा आपस का खेल है, और वो उसके बारे में पढ़ना चाहिए ताकि आगे ऐसा नहीं हो। अखंड भारत आगे अखंड रहे। अब तो भारत जो सावरकर जी का भारत था, हिंदुस्तान था, वो अलग था, आज अलग है। पर आज उसी को तो समेट के रखो, बिल्कुल उसको तो समेट के रखो। सब एक ही हैं, सब हिंदू हैं, ज्योग्राफिकली सब हिंदू हैं, क्योंकि एक टर्म है ये हिंदू, ये ज्योग्राफिकल सांस्कृतिक है, हमारी सिविलाइजेशन है जी।
हमारी एक सिविलाइजेशन है जो पूरी दुनिया से अलग है। बिल्कुल। उसमें आप किसी भी धर्म के हो, आप यही इसी भूमि के हो, तो आपको वो आप हिंदू लफ्ज से नहीं कहते, इंडियन बोल लो यार, क्या प्रॉब्लम। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਵੀਕ ਸੀਗੇ, ਡੇਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇहद ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ये हिस्ट्री लेसन नहीं है, एक बड़ी रोमांचक, लार्जर देन लाइफ, एंटरटेनिंग, एंगेजिंग पिक्चर बनाई है और उसमें आप जाके एंजॉय करो और कुछ ਸਮਝ में ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਵੀ की तरह एंजॉय करो। ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਮੋਡ ਤੇ ਹੋ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਬ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲਿਓ। हाँ अभी खाएंगे, थोड़ी पंजीरी ले आए कोई जाएंगे। फिर आज मैं उत्थे जाके गोल्डन टेंपल च मैंने टाइम मिला तो मैं जाके उत्थे मत्था टेक के थोड़ा उत्थे खा के आऊंगा। क्या बात है। भांडे घस के आवांगे ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ 100% ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਯੂ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਔਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਾਨੀ ਬੀਪਰਾ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ਬੀ, ਯੈਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 뮤직 ਵੀਡੀਓ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੇਲ ਇੱਕ ਭੜਾਸ ਹੈ, तो मैं कहा यार ये तो कनेक्ट करूंगा बहुत लोगों तो उन्होंने स्टोरी भी बड़ी चंगी बनाई, तो मैं किया। वो बहुत चंगा गाना, मैं आया बी प्रैक फैन। अरे क्या बात जानी, बी प्रैक, ये सब बड़े दे ग्रेट आर्टिस्ट। राइट, मतलब अच्छे लोग अच्छा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं और ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਣਦੀਪ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਔਰ ਐਂਟੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣੇਗੀ। ਵੈਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।